Hi, this is Himang from Innovation Sports and Life. Today I have with me Coach Jivanjot Singh Teja. Coach Teja is a Dronacharya Award winner in the field of archery. He has coached multiple Indian archers to medals at the individual level, at the team level. Not only that, he has helped India win medals in the Paralympics archery competitions as well. Coach Teja, thank you so much for joining me today. थैंक यू आपसे सर। मिलकर बहुत खुशी हुई थैंक यू वेरी मच और सर। गोल यही है कि हम आर्चरी के बारे में डिस्कस करें, आर्चरी कोचिंग के बारे में डिस्कस करें। श्योर श्योर। लेकिन उसके पहले आई थिंक मैंने पढ़ा कि आप पंजाब के सबसे पहले विनर है इन आर्चरी, टू विन सो मेनी कॉम्पिटिशंस एट द स्टेट लेवल, एट द नेशनल लेवल। हाउ डिड दैट हाँ जी। हैपन? आप आर्चरी में कैसे इंटरेस्टेड हुए? एक्चुअली मैं आई वाज इन क्लास फिफ्थ। सो मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही था, क्योंकि जो मेरे फादर और मदर थे वो भी गवर्नमेंट टीचर थे। तो उन्होंने मतलब प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफरेंस ना देते हुए मुझे गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करवाई। फील करना स्कूल है पटियाला में। तो बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ पे मैं स्टडी कर रहा था। तो हमारे जो फिजिकल के टीचर थे उन्होंने रिकमेंड किया कि आप इसको, मेरे मदर को, कि आप इसको स्पोर्ट्स में डालें। तो उनकी बेटी थी जो अमनदीप कौर, वो पंजाब की आर्चर थी, हमारी सीनियर की। तो उनके साथ मैंने जाना शुरू किया वहाँ पे आर्चरी में। तो तब से ये सफर मतलब 95 में शुरू हुआ। तो तब से और आप लेके शुरुआत से ही अच्छे थे जब से आप पिकअप किया? आप नहीं जी, नेचुरली गिफ्टेड थे आर्चरी में? शुरुआत में तो मेरे तीर भी नहीं पहुंचते थे। सो परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट बनना पड़ता ही। आपकी प्रैक्टिस, आपका जो जुनून है वो आपको आपके गोल की तरफ तरफ लेके जाता है। सो हमारे मेरे गुरुजी थे मिस्टर विनीत कुमार जी, पटियाला से। आजकल वो रीजनल डायरेक्टर हैं अपना कैलकाटा साई में। तो उनके अंडर मैंने प्रैक्टिस किया और काफ़ी हमने अच्छे रिजल्ट्स जो लेके आए। हम 1999 में पंजाब का सीनियर में जो मेडल आया था, जिसमें हम 3 मेंबर थे, मैं, गुरपाल और विशाल कुमार। तो गुरपाल जी भी अभी आजकल मेजर हैं आर्मी में। और विशाल हमारे यहाँ जो फायर ऑफिसर हैं पटियाला में। तो हम तीनों थे जो मतलब पंजाब के लिए पहला मेडल लेके आए। और बहुत ही अच्छा जो एक्सपीरियंस रहा टीममेट्स के साथ, कोचेस के साथ। बट क्या था कि मैं नेशनल कैंप तक पहुंचा, मगर नेशनल कैंप के बाद प्रॉपर कोच ना होने के कारण, क्योंकि उनकी भी ट्रांसफर हो गई थी भोपाल, और प्रॉपर कोचिंग ना होना, प्रॉपर इक्विपमेंट ना होना, क्योंकि इक्विपमेंट बहुत महंगा है हमारा। तो प्रॉपर फैसिलिटीज ना होने के कारण इंडिया कैंप तक पहुंचे, आगे नहीं पहुंच इंडिया को नहीं रिप्रेजेंट किया कभी। तो फिर मैंने क्या किया कि वहाँ से नॉन मेडिकल पहले करने के बाद मेरा थापर कॉलेज में एडमिशन हुआ। बट वो लाइन छोड़ के मैंने प्रेफरेंस किया कि बीए करके एनईएस करके कोच के रूप में ज्वाइन करूंगा और जो पंजाब की सेवा करूंगा, ताकि जो मतलब दिक्कत या मेरे साथ वाले या मुझे जो दिक्कतें या परेशानियां आई, वो मतलब जो आने इन फ्यूचर हमारे पंजाब के आर्चर्स को ना हो। सो सफर बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे भी एनईएस में मैंने ओवरऑल टॉप किया। 73% मेरे मार्क्स थे। 4 स्पोर्ट्स थे वहाँ पे, फुटबॉल, एथलेटिक्स, आर्चरी और बॉक्सिंग। तो टोटल हम 57 थे जो स्टूडेंट्स थे एनईएस करने वाले। तो उनमें से ओवरऑल मैंने टॉप किया सभी में से। और फिर जब मैं एनईएस करके वापस आया तो डॉक्टर राजकुमार शर्मा हमारे पंजाबी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर थे उस टाइम में। तो मैं एक बोल सकता हूँ कि यार वो बंदे थे जिनमें पैशन था, और हम्म। मुझे सपोर्ट मिली या फिर आर्चरी को सपोर्ट मिली, जिसके कारण पंजाबी यूनिवर्सिटी के कारण खास कि मैं उनका थैंक्स करना चाहता हूँ कि जिनके स्पोर्ट स्पोर्ट के वजह से आज इतने इंटरनेशनल आर्चर्स वहाँ से निकले। इतना हमें इक्विपमेंट बना के दिया उन्होंने। 2 ग्राउंड्स हैं हमारे पास वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। और आई थिंक मतलब 2-3 करोड़ के आसपास का ये इक्विपमेंट है जो उन्होंने दिया एक यूनिवर्सिटी ने। वाह। और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी जो मेरे टाइम में वहाँ पे दी जा रही थी। आजकल थोड़ा-सा सिस्टम यूनिवर्सिटी का डाउन भी चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट्स भी ध्यान नहीं दे रही उसके ऊपर। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी उस टाइम में हमारे जो बच्चे थे उनको एसी अकोमोडेशन दिया हुआ था हमने। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे लिए फ़ख्र की बात थी कि पूरे इंडिया में एक ही यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे स्पोर्ट्स वालों को मतलब एसी अकोमोडेशन फ्री में देना। दैट्स टेरिफिक सर।
हाँ जी, हाँ Because जी। I remember मैं बॉम्बे में पढ़ा हुआ मैं I was born brought up there. हम्म। तो ऐसे कभी कभी दिखता था when we used to go for some of our off field activities and all that. हाँ जी, हाँ तो जी। कुछ ट्रेन स्टेशंस थे जहाँ पे ट्रेन के डिब्बे ऐसे पार्क होते थे और वहां पे एथलीट्स सोते थे और फिर हम्म। पता चलता था कि ये कोई तो विजिटिंग टीम है जिनका अकोमोडेशन ये ट्रेन के डिब्बों में है और ओह! वो शौक लगता था अरे यार ये कैसे परफॉर्म करते होंगे ये लोग। हाँ, वही बात है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी हमारे टाइम में जो स्पोर्ट्स में। आज के टाइम में अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है गवर्नमेंट की तरफ से मतलब फंडिंग भी काफ़ी अच्छी है, कोचिंग भी आप देखोगे इम्प्रूवमेंट हुई है ना ऑनलाइन होने की सिस्टम में। और बच्चों को भी जैसे बाहर आना-जाना बच्चों का हो गया तो इक्विपमेंट भी ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर पा रहे हैं हम। तो ओवरऑल देखा जाए तो ज़मीन आसमान का जो डिफरेंस है आज और पहले के टाइम में। तो बहुत अच्छा मतलब चल रहा है बट ये था कि जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी में हम काम कर रहे थे, तो एक यूनिवर्सिटी अगर इतना मतलब ज़ोर लगा सकती है, अपनी तरफ से इतनी एफर्ट्स कर सकती है, तो यूनिवर्सिटी एक बहुत ही छोटा बोल सकते हैं हम प्लेटफ़ॉर्म है। अगर गवर्नमेंट उसी तरह मेहनत करे, बच्चों को सपोर्ट करे, तो हर एक यूनिवर्सिटी से, हर एक स्कूल से हमें ओलंपियन मिल सकते हैं। दैट्स तो ट्रू। हाँ जी, हाँ। तो सर आपके केस में व्हाट मेड यू कॉन्फिडेंट कि कोचिंग आपके लिए अच्छा मूव होगा मीनिंग बिकॉज एक तो है आपकी इंडिविजुअल एबिलिटी एज एन आर्चर जो थी कि आप नेशनल लेवल तक तो यू आर प्लेइंग वेरी वेल हुँ, हुँ। बट वहां से वो टीचर का हैट पहनना वो इजी ट्रांजिशन नहीं होता है। तो आपको क्या कॉन्फिडेंस था कैसे आया कि नहीं आई कैन मेक अदर्स बेटर देन मी। Actually, my brother is an engineer, so he was working with the TCS earlier, and after that he went to UK for assignment, and now he's working in Canada. So वो मतलब पेरेंट्स भी दोनों टीचर प्रॉपर एजुकेटेड सारे है ना और ब्रदर भी इंजीनियर होना और मेरे सामने भी ऑप्शन ये थे कि नॉन मेडिकल करने के बाद भी आप भी इंजीनियरिंग में करो और मेरा एडमिशन भी हुआ था आपके कॉलेज में बट मेरे पास ये था कि दिल नहीं था कि यार भी आप मतलब डेस्क की जॉब करने के लिए या फिर पढ़ाई में इतना मन में नहीं था तो एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए मैंने सोचा कि यार बेटर ये है कि अपने आर्चरी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए उसमें आगे मतलब कुछ ना कुछ किया जाए तो फिर मैंने क्या कि जब मैंने बीए करने के बाद मैंने एक बार 2 साल के लिए मैं आर्मी में भी गया। आर्मी में मिस्टर छे वोंग थे वहाँ पे कोरियन कोच थे, उनके अंडर ट्रेनिंग किया। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा था, वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली जो मुझे आज भी मतलब काम आ रही हैं ग्राउंड में। तो वो उसी टाइम ये सोचा कि यार अगर और अच्छा कर सकते तो शायद इंडिया टीम में होते या फिर ओलंपिक में मेडल भी लेते या कुछ और। मगर दिल की वही थी कि चलो अपने से नहीं हुआ तो कम से कम पंजाब की सेवा करें या फिर इंडिया की सेवा करें। तो इसी कारण फिर एनईएस में जाके एडमिशन लिया जी। एंड थैंक यू फॉर दैट बिकॉज आपके ये जोश के वजह से इंडिया को इतने सारे मेडल्स भी मिले हैं सो आई नहीं ये तो मीन इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क राइट। हाँ जी, हार्ड वर्क ये एक नहीं है कि मेरा अकेले का है, ये टीम वर्क है जी। तो इसमें हिस्सा जितना मेरा है उतना मेरे बच्चों का भी है, मेरे पेरेंट्स का भी है और मेरे जो कलीग्स थे, मेरे ग्राउंड मैन का भी उतना ही हिस्सा है उसमें। तो उन्होंने भी कहीं न कहीं मेहनत किया उस मेडल्स के पीछे। And that's very kind of you for saying. But sir, if we turn the focus to archery और archery में let's say competitions जीतने के क्या factors होते हैं? I mean broadly इनको दो categories है, एक है आपका physical preparation और दूसरा होता है mental conditioning. हाँ जी, तो हाँ। अगर हम physically देखें, हाँ just जी। as a TV viewer, right? हाँ जी। I see uh, कि Koreans are doing really well in terms of winning the competitions और सालों से अच्छा करते आ रहे हैं वो लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो फिजिकली अपने क्या एट्रीब्यूट्स है क्या ट्रेट्स है एंड व्हाट आर दे डूइंग बेटर देन अस। एक्चुअली पहले काफ़ी डिफरेंस था कोरियन में और अपना जो इंडिया टीम थी। जब मैंने 2013 में जॉइन किया इंडिया टीम को, उस टाइम में हमारी इंडिया टीम 25th रैंक में थी और उसके बाद 2015 में हमारी टीम टॉप 5 में हम पहुँच गए थे। और डिफरेंस कहाँ पे आया, क्यों हुआ? क्योंकि थोड़ी चेंजेस की हमने कैंप में। तो आई वाज़ द हेड ऑफ द टीम। देन वी टेक अवर टीम टू शिलारू।
फॉर हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। तो शिमला के ऊपर है वो 45 किलोमीटर्स। तो वहां पे जाके जब हमने ट्रेनिंग किया तो उससे क्या है कि ब्रीदिंग और कंडीशनिंग जो थी हमारी वो बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ, तो जिससे क्या मेंटली और फिजिकली फिट हुए हम, और जिसके जो रिजल्ट्स इंटरनेशनल में हमें देखने को मिले काफी अच्छे। तो कोरिया का क्या है कि कोरिया भी पहले 8 से 10 घंटे वो प्रैक्टिस करते थे, और जब हमारे नेशनल कैंप्स लगने लगे जहाँ पे हमारी अकेडमीज है, अभी वहाँ पे भी हमारा सेम स्केड्यूल चल रहा है, अभी 8 घंटे हम प्रैक्टिस करते हैं दिन में। तो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमारी डाइट में प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, क्योंकि जो बच्चे वेजिटेरियन है वो कहते हैं कि हम कोई नॉन वेज नहीं खाएंगे, और जो वेज चीजें हमें मिल रही हैं जैसे दूध, मक्खन, घी, पनीर, दही, और उसमें इतना ज्यादा ही मिक्स हो रहा है सिस्टम के प्रॉपरली, बच्चा खा तो रहा है अपनी तरफ से, मगर जब वो डुप्लीकेट चीजें खाएगा तो उसका जो रिजल्ट्स हैं तो प्रॉपरली हमें बॉडी को नहीं मिलेंगे, तो ग्रो रुक जाती है अपने बच्चों की। अभी अगर आप बाहरली कंट्रीज में जाओगे, आप देखो तो कनाडा, अमेरिका या यूरोप में जाओगे आप, वो बच्चे सुबह से लेके दोपहर में, रात को, सारा टाइम उनका जो है नॉन वेज ही वो खाते हैं ना। और ट्रू। हमारे बच्चे जो सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि हमें वो चीजें सप्लीमेंट में मिले, तो जो हमारे पास यहाँ पे इंडिया में सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं वो भी प्रॉपरली नहीं है, जो हमारे, हम कहते हैं कि एक तो नॉलेज नहीं है कोचेस को या मैनेजर को या फिर किसी जो बंदे हमारे साथ एसोसिएटेड है। सेकंड, और उसके बाद क्या है कि जो चीजें आ रही हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, जिसके कारण क्या है कि बच्चों को फिजिकली फिट नहीं है हम, यहाँ पे दिक्कत ज्यादा आती है। बाकी तो प्रैक्टिस का अगर देखा जाए तो हमारे पास सेम इक्विपमेंट है जैसे कोरिया के पास है, सेम टाइमिंग है हमारे पास, सेम ग्राउंड्स हैं, और एवरीथिंग इज, यू कैन से इट्स सेम, फिजिकल वर्क हम उनके साथ सेम कर रहे हैं। पर मेन जो दिक्कत यहाँ पे जो आ रही है यही है कि डाइट की। इंटरेस्टिंग। पर अभी डाइट का जैसे सप्लीमेंट्स या वो सब चीजें हैं वो तो हम बाहर से मंगवा भी सकते हैं। नॉलेज हाँ भी जी, आजकल कहीं ज्यादा है। हाँ लाइक जी, हाँ जी, इन फैक्ट नाउ आई टॉक टू द यूथ, दे आर सो मच मोर knowledgeable about हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, when to take proteins, carbs, and how much fat to take. they, हाँ they जी, हाँ are जी, quite well advanced. So hopefully they should find कि अगर आप कुछ अलग टिप्स शेयर करें उनके साथ, they should be willing to adopt it. But as मैं a vegetarian I can empathize with them, कि हाँ जी, हाँ जी, उनके मैं अंदर वही की बता रहा हूँ दिक्कत ना आ आपको। सकती है। हाँ जी, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि एक हम घर बना रहे हैं जैसे, है ना, घर, जो उसकी नींव होती है नीचे, अगर नींव कमजोर होगी तो ऊपर वाली दीवारें टिकेंगी नहीं। आप True. जितना मर्जी उसके ऊपर मटेरियल लगा लो, जितना मर्जी सीमेंट लगा लो, जितना मर्जी अच्छा पेंट लगा लो, राइट। तो जब बच्चा ग्रो कर रहा है ना जिस टाइम से, वो चाहे माँ का पेट है, जब वहां से ग्रो करना शुरू किया तभी से अगर उसको हम अच्छा परवरिश नहीं मिल रही, तो जो बेस हमारा है वो नहीं अच्छा मिल रहा हमारे पास। अगर आप देखोगे नॉर्मली जो हमारे बच्चों की अभी हाइट है यहाँ पे, तो वो मुझे लगता है लड़कियां 5 फीट की मुश्किल से हैं यहाँ पे, लड़के 5'5", 5'7", 5'10" मुश्किल से। और बाहर जाके आप देखो बच्चे, अभी चाइना में देख लीजिए आप, पहले उनकी हाइट 5'5" से ऊपर नहीं थी, आज उनके पास फुटबॉलर हैं, बास्केटबॉल के बच्चे हैं जो 7'7" के हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो जेनरेटिक जो है सिस्टम उन्होंने चेंज किया उसमें। तो वो चीज, ये डोपिंग भी करते हैं इस चीज में, मैंने इसके ऊपर थोड़ी स्टडी भी की कि जब वो पैदा कर रहा है बच्चा, तो उसी टाइम में डोपिंग कर रहे हैं ताकि वो बच्चे की हाइट और वो चीजें मतलब इम्प्रूव हो पहले से ही। तो मगर यहाँ पे क्या है कि चलो, हमारे अगर आप गांव में जाके देखोगे आज से मतलब 10-15 साल पहले की बात अगर हम करें, तो हमारे पास शुद्ध खाना पीना था बहुत ज्यादा। हम सुबह उठते, लस्सी मिलती थी हमें, दही मिलता था, अपना घर का बटर होता था, सारा कुछ, और खाना पीना, सब्जियां थी, फल फ्रूट थे, काफी कुछ अच्छा था वहाँ पे। तो हमारे जितने भी यहाँ आप पंजाब के देखोगे बंदे, तो 6 फुट या फिर 6 फुट 2 इंच 3 इंच, है ना। तो मतलब जो 6 फीट थी मतलब वो नॉर्मली हाइट थी हमारे लिए। अगर आज आप देखोगे पंजाब में जाके तो आपको 6 फीट का कोई बच्चा नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आया ये हाइट के कारण। लड़कियां हैं वो 5 फुट 5 के ऊपर नहीं है कोई भी। तो इस चीज का और काफी इम्पैक्ट है। और आर्चरी के लिए आई वुड अज्यूम दैट ऑफ कोर्स यू नीड अ वेरी स्ट्रांग कोर, क्योंकि आप वो हाँ जी, हाँ बो को एकदम जोर से पकड़ के रखते हैं, तो वो जो कोर की जो स्टेबिलिटी है दैट्स इंपॉर्टेंट। बट इवन आपके फोर आर्म्स, डू यू थिंक योर फोर आर्म्स आल्सो नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, और
Like, do you एक्चुअली need a Pehलwan body or do you need like a नहीं slender नहीं, मैं Virat बताता हूँ Kohli type आपको। of body? हमारे क्या है कि हमारी ना, जब हम आर्चरी करते हैं तो लोग तो ये सोचते हैं कि यार इन्होंने सीधा खींचा और छोड़ दिया, मगर क्या है कि हमारा जो बो की पाउंडेज है वो 60 पाउंड्स होते हैं। वो 60 पाउंड्स इज ऑलमोस्ट लाइक 30 तो एक बार में इसको Wow. खींचना, 30 kg खींचने के बराबर है वो। तो हमारे बच्चे एक दिन में, कोई बच्चा मतलब 250 से लेके 500 तक एरो शूट कर रहा है एक बच्चा। तो ये कोई इजी बात नहीं है कि बंदा, हर एक बंदा उठा के कर लेगा उसको, नहीं। तो हमारे लिए क्या है कि अपर बॉडी जितनी ज्यादा जरूरी है, उतना बैलेंस नीचे जो बॉटम है, अपने लेग्स हैं, है ना, थाइज हैं, वो भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब आप खड़े होते हो इतना टाइम, 8-8 घंटे खड़े होकर अपने प्रैक्टिस करनी है, या फिर आप कंपटीशन में होता हो वहाँ पे, कई बार आपको डर लगने लग जाता है, टांगे आपकी कांपने भी लग जाती हैं, तो वो भी जरूरी है हमारे लिए। बॉटम बॉडी भी जरूरी है, अपर भी जरूरी है, मगर जो आपने बोला कि मस्कुलर मस्कुलर नहीं हमारे में चलता। अगर हमारे Hmm. मसल्स, जो फोर आर्म्स हैं, अगर उसमें मसल्स होंगे ज्यादा, तो हमारा जो शूटिंग का एंगल है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। जैसे कि मैं ये खींच के खड़ा हूँ ना यहाँ पे, हाँ तो हाँ. ये अगर हमारा बाइसेप ये बड़ा होगा ज्यादा, तो हमारा जो शूटिंग, जैसे एंकर लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये एंकर प्रॉपर नहीं आ पाता। तो Got it. इसमें स्ट्रेंथनिंग होना जरूरी है, इसका मस्कुलर होना जरूरी नहीं है। Understood. So I guess what the men's cricket team is doing these days, अगर आप अपने इंडियन मेंस की बॉडी कॉम्पोजिशन देखें, हाँ जी, so हाँ जी, we don't really have really big players. जैसे हम ऑस्ट्रेलियन पहले के प्लेयर्स थे, जैसे हेडन, वो पहलवान आके सिक्स मार के जाते थे। अभी हाँ हम जी, हाँ अपने जी, इंडियन बैट्समैन की बॉडी देखें, जैसे सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या, कोहली हाँ जी, फॉर हाँ दैट जी, हाँ जी, मैटर, हाँ जी, हाँ जी, आराम से ग्राउंड्स क्लियर करते हैं। सो दे हैव स्लेंडर बॉडीज, नॉट यूजली मस्कुलर, हाँ जी, हाँ जी, बट हाईली एफिशिएंट फॉर दैट पर्पस. हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि सर जब हमारी मस्कुलर बॉडी हो जाती है ना, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है उसमें। तो सेम वही है कि क्रिकेट में भी अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आपको शॉट्स मारने में भी प्रॉब्लम आएगी, आपको रनिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप किसी बॉडी बिल्डर को बोल दो यार कि रनिंग करके दिखा, है ना, तो आपको पता है कि वो चीज पॉसिबल नहीं है। True. सेम हमारे में है। तो हमारी अगर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए, तो शॉट्स में प्रॉपरली मतलब स्मूथनेस खत्म हो जाती है उसमें। And then another angle which as a viewer I found very interesting, और ये आर्चरी में खास दिखता है कि वो हार्ट रेट दिखाते हैं कंपटीशन हाँ के जी, वक्त. हाँ जी, हाँ जी, हाँ। And it was amazing to see as a viewer कि कई बार you saw heart rates of 170 180 beats per minute and हाँ एकदम still खड़े वो लोग. Now हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। how वो does पता क्या that चक्कर है सर, happen? चलो, कोई भी आर्चर है, चाहे वो शूटर है, चाहे वो क्रिकेट वाला है, या कोई भी मतलब स्पोर्ट्समैन है, तो हर एक बंदे की हार्ट रेट जो है कंपटीशन में ऊपर जाती है। इवन के हम, आप या मैं, अगर हम इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर आप अभी अपनी हार्ट रेट चेक करोगे, तो नॉर्मल से 5-10 ऊपर हो जाएगी आपकी, है ना। किसी Yeah. भी चीज, कोई भी इंटरेस्टिंग चीज हमें जिंदगी में मिलती है करने के लिए, या फिर हम जब एक्साइटेड होते हैं किसी चीज के लिए, तो हमारी हार्ट रेट सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करती है सबसे पहले। तो वही चीज को अगर हम कंट्रोल करके कंपटीशन में शूट करते हैं, और जो बच्चा जितना ज्यादा उसको कंट्रोल कर पाता है, वही इतना अच्छा आर्चर बन पाता है। तो एज अ कोच आप कैसे ट्रेन करवाते हो, क्योंकि ये हर एक की प्रकृति के ऊपर है. हाँ जी, हाँ, Someone will be more excited, कुछ लोग काम स्टेबल होंगे. हाँ जी, एज हाँ अ जी, हाँ कोच जी, हाँ आपको जी। तो सबको इंस्पायर करना है एंड टू गेट देम टू अ लेवल. इसका, हाँ जी, हाँ जी, इसका सर सबसे जो एक्सरसाइज है, जो बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, कार्डियो एक्सरसाइज है जो हम करते हैं, जिससे कि हार्ट रेट, अगर आप तरुणदीप राय को जानते होंगे ना, हमारे पद्मश्री हैं। राइट. हाँ जी, हाँ, उनकी अगर हार्ट रेट आप चेक करोगे, तो उनकी 47 के आसपास है। इन कॉम्पिटिशन. नहीं नहीं, नॉर्मल। नॉर्मल. ओके. नॉर्मल में 47 है, और जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं, वो कहते हैं 70 के आसपास होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल आदमी की। उन वो मतलब पहाड़ी इलाके से हैं, तो उनको मतलब पहले से ही इतना ज्यादा कार्डियो उन्होंने कर रखा है कि उनकी जो कंट्रोल होके नीचे आनी शुरू होती है। अगर मैं सपोज कीजिए मेरी 80 है, तो अगर मैं कार्डियो प्रॉपरली करूंगा वर्कआउट के हिसाब से, ये नहीं कि मैं आज 2 किलोमीटर भाग लिया, कल 10 भाग लिया, ये ऐसे नहीं। एक हिसाब से आप एक स्केड्यूल बनाओ, उसके हिसाब से प्रॉपर अगर आप कार्डियो करोगे, तो अगर आपकी आहिस्ता आहिस्ता आज 80 है, तो आप 1 महीने बाद चेक करोगे आपकी 78, उसके बाद 6 महीने बाद चेक करोगे आप उसको 70 भी लेके आ सकते हो। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है कि आप फिजिकली फिटनेस, चाहे वो कार्डियो के साथ है, चाहे वो जिम के साथ है। नंबर 2 है कि आप कितना ज्यादा एक्सपोजर दे रहे हो बच्चे को।
True. एक्सपोजर अगर आप दूसरे बच्चों के साथ खेलोगे, अपने से तगड़ों के साथ, नीचे वाले के साथ कभी भी आपको खेल के कभी जीत नहीं, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता आपको। तो अगर आप अपने से अच्छे तगड़े वाले के साथ खेलोगे, उसके साथ मैच में चाहे जीतो चाहे हारो, मगर आपको क्या एक्सपीरियंस मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो आपको ये पता चलने लग जाता है कि मेरे में कमियां कौन सी हैं। तो अगर आप अपने तगड़े के साथ खेले होंगे, उनसे जीतते हो, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार मैं इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो जितना ज्यादा एक्सपोजर बच्चों को हम देते हैं कॉम्पिटिशन का, उतना ही ज्यादा उनका जो है ये हार्ट रेट मतलब कंट्रोल में आती है। और जो नर्व्स होते हैं, बिकॉज बिग कंपटीशन, बिग डेज, हाँ जी। द मोमेंट कैन समटाइम्स टेक ओवर। हम्म। और जैसे आर्चरी जैसा गेम में जहाँ पे आप आपके हाथ की स्टेबिलिटी के ऊपर है, राइट, कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ वहां मिस कर दिया, एंड द कंपटीशन में भी सच कि वो बिल्कुल ना हिले। हाँ जी। इट हाँ डज जी। द हाँ। टफेस्ट पार्ट अबाउट अ कंपटीशन लाइक आर्चरी। वो सो वही वो बात है सर कि मोमेंट कैसे हैंडल करते हैं वो लोग, और एंड हाउ डू यू एज अ कोच टेल देम कि नहीं यार, ये मोमेंट मुझे लग रहा है कि आप पे मोमेंट ज्यादा बढ़ चुका है, तो हाउ डू यू गेट मैं देम टू बताऊँ सर, कम डाउन? जैसे अभी हम कंपटीशन में शूट करते हैं, तो हमने जो हमारी स्कोरिंग है वो होती है 72 एरोज की। 72 एरो हमने चलाने होते ओके। हैं टूर्नामेंट में। मगर जो हमारी प्रैक्टिस है वो 72 एरोज की नहीं होती। हमारी प्रैक्टिस है जो वो होती है हमारी कम से कम मतलब 150 से 200 एरोज की पर डे। तो हम जब 200 250 एरो की प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो हमें वो इजी लगता है 72 एरो चलाने। इसी चीज का है कि जब हम अपने प्रैक्टिस के हिसाब से अपना रिदम प्रॉपरली यहाँ पे हम प्रैक्टिस में जब हम जो रिदम पकड़ के जाते हैं, वही रिदम जो बच्चा जाके कंपटीशन में सेम वही चीज करता है, तो उससे क्या है कि हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है और अच्छा परफॉर्म करता है बच्चा। एंड हाउ अबाउट कंडीशन, बिकॉज आर्चरी ज्यादातर जो मैंने देखी है वो आउटडोर कंडीशंस में होती है। हाँ जी। हाँ। विंड हो सकता है कभी कभी। आई गेस शायद लाइट ट्रेन में भी कॉम्पिटिशन्स तो होती है। हाँ जी। तो हाँ हाउ जी। डू यू मेक श्योर कि द एथलीट इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज सिनेरियोज लाइक? अगर हम बाहर बैठे होते ना, मैं वहां से आया हूँ अभी ग्राउंड में, तो इस टाइम में यहाँ पे फॉगी है पूरा टोटल। और 70 मीटर का जो टारगेट है बहुत कम दिख रहा है। बट हमारा क्या है कि जैसा भी कंडीशन है उसमें हमने एरो चलाना है। अगर एक बार कंपटीशन शुरू हुआ तो सेम हमारे क्या होता है कि कई बच्चे सोचते हैं यार आज बारिश हो रही है शूट मत करो। कई सेंटर्स हैं हमारे। कोई कहता है यार ठंड बहुत है शूट मत करो। कोई बोलता है यार गर्मी बहुत है शूट मत करो। नहीं, मगर हमारे क्या है, हमारे कैंप्स में भी और ट्रेनिंग में भी हमारा यही सिस्टम रहता है कि जो मर्जी कंडीशन है उसमें आपने शूट करना ही करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप हर एक सिचुएशन में कंडीशन में शूट करते हो, तो आपको पता चलता है कि यार अगर वहां पे बारिश हो गई, तो मैंने अपने आप को कैसे मेंटेन करना है। कोच एक है टीम के साथ और बच्चे चार खड़े हैं आप लाइन पे, तो आप हर एक को तो हर एक आरोपी बोल नहीं सकते। अगर आप बोलोगे, आप उस बच्चे को भी डिस्टर्ब करते हो और उनके साथ जो और शूट कर रहे हैं लाइन पे, शूटिंग लाइन पे, आप उनको भी डिस्टर्ब करते हो उसके टाइम में। तो जो भी कंडीशंस है उसकी प्रैक्टिस हम प्रैक्टिस के टाइम में करवाते हैं, ना कि कंपटीशन में। तो हर एक चीज को, इस चीज का बच्चे को इसका एक्सपीरियंस होता है कि हाँ मैंने यार यहाँ पे हवा चल रही है, ये हवा 9 o'clock की चल रही है। जैसे मतलब हम बोले 9 o'clock की को यूज करते हैं हम टारगेट की तरह। तो ये 9 o'clock की तरफ चल रही है हवा, तो कितनी हवा चल रही है और कहाँ पे मैंने एम ऑफ करना है। तो वो सारी प्रैक्टिस जितनी भी आई, एम ऑफ की प्रैक्टिस होगी, बारिश की प्रैक्टिस होगी। बारिश में कई बार क्या होता है कि हमारी स्ट्रिंग्स हैवी हो जाती हैं, एरोज हैवी हो जाते हैं, तो हमारे थोड़ा सा एम ऊपर लेना पड़ता है टारगेट से। तो वो हर एक चीज की जो प्रैक्टिस है हम प्रॉपरली वहां पे करके भेजते हैं बच्चों को। सो इट्स ऑल अबाउट की मसल मेमोरी हर एक सिनेरियो की आप इनग्रेन कर रहे हो। या। एंड हाउ अबाउट लाइक इंटेंस प्रेशर, बिकॉज देयर इज अ टाइमिंग प्रेशर एज वेल, राइट? कभी कभी आर्चरी में आ जाता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ सो जी। यू पुट एवरी एथलीट थ्रू दोज रिगरस टाइमिंग सिनेरियोस? हाँ जी। हाँ। तो टाइमिंग का क्या है सर कि सबसे ज्यादा दिक्कत आती है अगर कोई बैड वेदर हो। बैड वेदर के कारण जैसे हवा बहुत ज्यादा चल रही है, तो बच्चे को ये होता है यार मैं अगर शूट करूंगा यहाँ पे इसी टाइम में, तो क्या है मेरा एरो बाहर जाएगा। तो कहता है यार मैं वेट कर लेता हूँ। कई बार वो एम लेके खड़ा है तो उससे शूट नहीं हो पाया, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी है। और लास्ट में जब 30 सेकेंड्स हमारे होते हैं, तो उस टाइम में हर एक बच्चे को ये होता है यार मैं जल्दी निकाल दूं, कहीं 30 सेकंड में मेरा एरो छूट ना जाए। अगर मेरे और
इसी चीज की हम प्रैक्टिस वहाँ पे जो हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उसमें हमें उनको 30 सेकंड में 3 एरो चलवाने की भी कई बार प्रैक्टिस कराती हैं कि आप 3 एरो चलाओ। जब वो 3 एरो या 2 एरो 30 सेकंड में चलाते हैं तो उसको पता लग जाता है कि लास्ट 30 सेकंड्स की वैल्यू क्या है प्रॉपरली। और उसकी सबसे बड़ी एक्सरसाइज क्या है कि बच्चे को आप बोलो कि आप आंख बंद करके आपने 30 सेकंड का काउंटडाउन आपने करना है। हाँ, बच्चों को बोलो यार जब आपको पता चलेगा 30 सेकंड आप हाथ खड़ा करो। तो अगर 10 बच्चे आपके पास लाइन में खड़े हैं तो 4 बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब 20 सेकंड में ही हाथ खड़ा कर देंगे। ठीक है नहीं, एक दो बच्चे होंगे जो 30 सेकंड पे जाएंगे, 2-3 बच्चे ऐसे हो जाएंगे जो 35-40 तक भी जाके नहीं हाथ खड़ा कर दे। तो हर एक बच्चे को ये होता है कि वो नर्वस हो जाता है कोई भी चीज करते हैं ना हम। तो मेक सेंस। बच्चे को ये पता होना चाहिए और उसको महसूस कराते हैं कि यार इसमें जो प्रॉपर 30 सेकंड है उसको आपने यूज कैसे करना है, उसकी वैल्यू क्या है। तो ये एक्सरसाइज है जो हम देते हैं उनको। Coach Teja, these are such insights you are sharing with us, ताकि you know हम कोई भी फील्ड में हो, we can all relate to these different kinds of या scenarios. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कोई इंजीनियर है, वो कोई किसी एग्जीक्यूटिव को प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो बिग टाइम सिनारियो है, इट्स अ बिग कंपटीशन, there's no like scorecard that you are looking at, लेकिन there's an element of pressure है। हाँ फिर जी, हाँ जी। you may have to convey your key points in the last 30 seconds। किसने एक सवाल पूछ दिया जो एकदम डीप आपके स्लाइड डेक में छुपा हुआ है। So all सही बात। these scenarios, I think we all can apply to our world also, जो आप बता हाँ रहे जी, हैं। हाँ। But it's quite commendable to see what these archers are doing, because to me again as a viewer and a reader, कि हमारे इतनी mythology है, इतना strong culture of archery है, and everything in history जो हम पढ़ के चले आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। And to see that we fell off that radar in some sense, and now या again that we are coming back up, and thanks या to your efforts, sir. Thank you so much. माय प्लेजर सर। Sir, thank you so much for spending time with us on this। अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपकी जर्नी शेयर कर जर्नी देखने चाहता है, तो वो आपका वर्क को कैसे फॉलो कर सकता है? वैसे तो ज्यादातर तो इंटरनेट के ऊपर काफी कुछ है, मेरे आर्टिकल्स वगैरह भी हैं, मतलब जो शेयर्स किए हुए हैं ना। और कभी वैसे किसी ने कोई क्वेश्चंस हो या फिर कई बार कुछ डिस्कस करना है तो आप मेरा नंबर भी दे सकते हो वहाँ पे, या फिर ईमेल आईडी दे दो। ईमेल आईडी ज्यादा बेटर है, तो बंदा ईमेल करे तो जब भी टाइम हो तो हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं। Great, काफी and काफी बच्चे हैं जो मतलब एक्चुअली यहाँ पे हम बोलते हैं कि साइकोलॉजिकली बच्चे के साथ खेलना बहुत बच्चे को फायदा देता है ना। तो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं। बट हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या आती है कि जो स्पेसिफिक नहीं है हमारे पास, कि आर्चरी, जैसे मैंने आर्चरी की, मुझे पता है कि आर्चरी में क्या प्रॉब्लम आती हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या कैसे उसको हमने ठीक करना है। अगर हमारे पास वो नहीं है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जैसे आर्चर्स को ही साइकोलॉजी का मतलब कोई करवाएं, इनको स्टडी बाहर भेजें, उसके ऊपर वर्कआउट हो, तो वो ज्यादा अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। तो वैसे ही आज मैं जो समझता हूँ आज के टाइम में एक कोच है जो ज्यादा बढ़िया साइकोलॉजिस्ट है बच्चे के लिए। उसको पता है ड्यूरिंग कंपटीशन या फिर आफ्टर कंपटीशन या फिर कंपटीशन से पहले हमने कैसे बच्चे को तैयार करना है, कैसे उससे टॉक करनी है, कैसे उसको हमने टास्क देनी है कि यार तुमने ये चीज करनी है। तो वो चीज मतलब कई बार बात करने से काफी ज्यादा बच्चे की परफॉर्मेंस के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे ही कोई बच्चा जहाँ फिर आपका कोई हो स्पोर्ट्समैन, किसी ने भी बात करनी हो किसी भी चीज के बारे में, कोई भी शेयर करनी हो, तो मेरे लिए आप ईमेल आईडी दे दो वहाँ पे। तो कभी भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। That's so huge of you, Coach Teja. Thank you so much for sharing that। And और मैं जब ये शो पोस्ट होगा, I will share आपकी वेबसाइट की डिटेल्स और आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, श्योर श्योर and सर। number I'll be very judicious in sharing। but या वो uh, कोई बार आपको पता, मैं जैसे अंदर बाहर होता है ना बंदा, कभी कनाडा या फिर यहाँ पे होते हैं, तो फिर वो टाइमिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर agree। हाँ जी, हाँ। agree। Thank you so much, sir, for joining me today। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।